हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं एचडी यादव मैथ्स से परसेंटेज का ये 5th पार्ट है। ठीक है, तो इससे पहले हम 4 पार्ट देख चुके हैं जिसमें हमने लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। ठीक है, तो हाँ, और आप आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। उसी के साथ आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया है। ठीक है, जहां आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। एक परीक्षा में 40, 50, 60 छात्रों वाले 3 समूहों ने भाग लिया। देखिए, एक परीक्षा में 40 छात्रों का एक समूह है, एक 50 का है, एक 60 का है। इसमें उनका उत्तीर्णता मतलब पासिंग परसेंट जो है वो क्रमशः 100%, 90%, 80% है। तो उन सभी समूहों के कुल छात्रों की उत्तीर्णता कितना है? ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है। 3 ग्रुप हैं जिसमें इतने छात्र हैं। और इसमें पहले वाले में 100% छात्र पास हुए, मतलब पूरे के पूरे पास हो गए। 40 का 100% 40 ही होता है। ठीक है, 50 में 90% पास हुए, तो 50 का 90% 9 पंजे कितना होता है? 45। ठीक है, 60 में कितने पास हुए? 80%। ठीक है, तो 8 छंग कितना होता है? 48। मतलब इतने लोग पास हुए टोटली। ठीक है, तो इनको जोड़ दो। 8, 5, 13 की 3, 1 बचा, 4 तिया 12 और 1 13, मतलब 133 विद्यार्थी टोटल पास हुए हैं। कितने के ग्रुप में से? 60 और 40 100 और 50 150, मतलब टोटल 150 में से इतने लोग पास हुए हैं। ठीक है, तो 100% कितना, मतलब ओवरऑल परसेंटेज पूछा है। तो सिंपली ये कैलकुलेट कर लो। 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3 से कट जाएगा ये, 3 चौक 12। ठीक है, 3 चौक 12, 1 बचा, ये हो गया 13। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका जो वैल्यूज़ हैं वो फ्रैक्शन में जा रहा है आई थिंक। यस, देखिए, आप एक काम करें इसको। हाँ, 3 चौक 12, 1 बचा, तो 3 चौक 12। ठीक है, फिर से 1 बचेगा, पॉइंट तो 0.3 कुछ इतना लगभग आ रहा है। मतलब मल्टीप्लाई करेंगे जब 2 में तो 0.6 और 44 दूना 88, तो 88.6 इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले और बी को सी की अपेक्षा, मतलब ए बी सी डी 4 लोग हैं। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, ए को बी की अपेक्षा 25% ज़्यादा मिले, मतलब ए को बी से 25% ज़्यादा मिले। बी को सी से 10% कम मिले। सी को डी से 25% ज़्यादा मिले। ठीक है, सिंपल सवाल है। तो मान लो इसको 100% मिले अंक। ठीक है, तो इसको इससे 25% ज़्यादा, मतलब 125 मिले। ठीक है, और बी को इससे 10% कम मिले, तो 10% कितना होता है? 12.5। ठीक है, तो 12.5 125 में से आपको माइनस कर लेना है। ठीक है, तो देखिए 125 में से 12.5 गया तो कितना बचा? 0.5, और ये हो गया 3, तो 2, 1, 1। ठीक है, 112.5, तो ये हो गया 112.5। और इसको इससे मिला है 25% ज़्यादा, मतलब इससे 1/4 ज़्यादा। तो 112.5 का 1/4 निकाल लीजिए। 4 दूना 8, 9 10 11, 3 4 8 32। ठीक है, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूना 8, 28.12 ज़्यादा। ठीक है, तो 112.15 से इसको ज़्यादा मिला है 28.12, तो 62041, 140.62 लगभग। ठीक है, ओ सॉरी, गलत। देखिए क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं। देखिए यहाँ पर ए है, बी है, फिर बी को सी से और सी को डी से, मतलब 4 लोग हैं, ए बी सी डी, ठीक है। और ए को बी से 25% ज़्यादा मिले, बी को सी से 10% कम मिले, सी को डी से 25% ज़्यादा मिले, और डी को 500 में से 320 मिले, मतलब डी को दे दिया है 320 अंक मिले हैं, ठीक है। तो 320 से इसको 25% ज़्यादा, तो 320 का 25% कितना होता है, 1/4। तो 320 का 1/4 कितना होता है, 4 8 32, 80, मतलब 80 ज़्यादा मिले हैं। तो इसको कितना मिला, 400, ठीक है। और इसको मिला 10% कम, तो 400 का 10% होता है 40, तो 40 कम मिला, तो इसको मिला 360। समझ में आया होगा आई थिंक ये। और 360 का इसको मिला 25% ज़्यादा, तो 25% ज़्यादा कितना होता है, तो 360 का 25% मतलब 1/4। तो 1/4 होता है 4 9 36, 90, ठीक है। तो इससे 90 ज़्यादा मिला इसको, ठीक है, मतलब कितना मिला, 450। देखिए 360 में 90 जोड़ दीजिए, ओ सॉरी गलत, हाँ, तो 054, 450 मिला, ठीक है। तो ए को कितने अंक मिले, तो ए को कितने अंक मिले यहाँ पर, 450। तो ये हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 करते हैं। एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए में रखा गया, शेष के 75% को ग्रुप बी में, और शेष 12 को ग्रुप सी में दिया गया। तो ग्रुप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। देखिए मैं बताता हूं, यहाँ पे एक कॉलेज में 40 छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, ठीक है। तो देखना 40 छात्रों को ग्रुप ए मिल गया है यहाँ पे, तो 40 लोगों को ग्रुप मिला है। मान लो 100% छात्र थे, ठीक है। 100 का 40% मतलब 40, ए वाले ए को मिल गया, ठीक है। फिर बी को कितना मिला, तो शेष का 75%, तो शेष कितना बचा, 100 में से 40 इसको मिल गया, तो बचा 60, 60 का 75%, तो 60 का 75% होता है 3/4, ठीक है। तो 4 से ये कट जाएगा 15, तो 15 दिया कितना आ गया, ये 45, ठीक है। ये 45, मतलब ये 40% इसको मिला था, 45% इसको मिल गया, ठीक है। मतलब ए और बी को टोटल कितना मिल गया परसेंटेज में, देखिए ये परसेंटेज में है, 40% ए को मिला और बी को 45% मिला, है ना। तो 40 और 45 कितना हो गया, 85, मतलब टोटल ए और बी को मिल गया 85% 100 में से। तो बचा कितना, सी के लिए 15% बचा ना सिर्फ, लेकिन ये बोल रहा है कि शेष जो है वो 12 बचा है सी में, तो हमारे हिसाब से 15 बचा, वो बोल रहा है 12 बचा, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 12/15, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 12/15 गुना 100, ठीक है। तो 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 से काट दो, 5 दूना 10, 0 20 चौक कितना आ गया, 80, मतलब 80 जो है बच्चे हैं जिन्होंने, या 80 जो है छात्र हैं जिन्होंने ग्रुप में के लिए आवेदन किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। जिसमें एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 है, ए कितना, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझना, ए बी सी सॉरी, ए को बी से 10% कम मिले, बी को सी की अपेक्षा 25% कम मिले, बी की अपेक्षा 25% अंक मिले। कम है या ज़्यादा है ये हमें एक बार चेक करना पड़ेगा, क्वेश्चन मिस्टेक हो जाती है लिखने में। ए की अपेक्षा 10% कम मिले और सी की अपेक्षा 25% अंक मिले बी को, ठीक है। बी की अपेक्षा 25% अंक मिले, बी को सी की अपेक्षा 25% अंक मिले, और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले, ठीक है। मतलब सी को डी से 20% कम अंक मिले।
ठीक है, समझ में आएगा आपको। चलिए देखते हैं। देखिए ये बोल रहा है और टोटल जो पूर्णांक है वो 500 का है और ए को मिला है 360, मतलब ए की जो वैल्यू दी है वो 360 दी है। ठीक है, तो बाद में निकालेंगे, पहले यहाँ समझना आप डी को पूर्णांक के कितना परसेंट अंक प्राप्त हुए हैं। तो पहले देखिए, मान लो डी को कितने मिले, 100 मिले। ठीक है, डी को कितने मिले, 100 मिले। अब यहां समझना, इसको 20% कम मिले तो कितने हो गए, 80। ठीक है, और ये बोल रहा है कि बी को सी की अपेक्षा 25% अंक मिले। तो बी से 25% अंक मिले, मतलब बी को सी की अपेक्षा 25% अंक मिले, मतलब 80 का 25% कितना होता है, 80 का 25% होता है 1/4। और 4 से इसको जब आप कट करेंगे तो 20 आएगा, मतलब इसको इससे 20 ज़्यादा मिले तो मतलब 100 मिले। ठीक है, और ए को 10% कम मिले बी से, मतलब 90 मिले ए को। ठीक है, ये नंबर आ गए। लेकिन देखिए ए को तो 360 मिले ना, और हमने निकाला तो 90 ही मिले ए को, तो ये कितना गुना है, 4 गुना है ना। ठीक है, तो ये बोल रहा है डी को कितने पूर्णांक मिले। तो देखिए जब 4 का गुना मैं यहां करूंगा तो ये 360 होगा, 90 में 4 का गुना करूंगा तो 360। तो 4 का गुना सब दूर कर दीजिए आप, क्योंकि ये सब रेशो में दिया है। ठीक है, तो ये 400 हो गया, ये 320 हो गया, ये भी 400 हो गया। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, डी को पूर्णांक के कितना परसेंट मिला। डी को मिला है 400 नंबर, देखिए यहाँ पे, तो 400 नंबर मिला है डी को। टोटल कितने में से, पूर्णांक है 500 का, 500 में से तो 100% कितना होगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 5 से काट दो 400 को, 5 8 40 जीरो, मतलब 80% मिला है डी को। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके। ठीक है, और 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके, और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या 450 है। देखिए मान लो 100% छात्र हैं टोटल, उसमें से अगर 25% ने योग्यता नहीं प्राप्त की तो कितने लोगों ने योग्यता प्राप्त की, 75% ने। ठीक है, और वो बोल रहा है कि इतने लोगों ने योग्यता प्राप्त की, मतलब 450 जो है वो 75% की वैल्यू हो गई। तो हमें चाहिए परीक्षा में बैठने वाले सभी उम्मीदवार की संख्या, मतलब 100% लोग परीक्षा में बैठे थे। तो 25 या 75, 25 चौक 100, 3 से कटेगा ये 15 बार, तो 15 चौक कितना हो गया, 60, मतलब 600 लोग हो जो थे उस एग्जाम्स में, जिन्होंने एग्जाम्स दी थी। ठीक है, माफी चाहता हूँ, आज थोड़ी तबीयत खराब है। एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घटती है, यदि वर्तमान कीमत इतनी है तो 2 साल बाद कितनी होगी। देखिए 10% घटती है ना, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। ठीक है, 10 किसी मशीन की कुल कीमत है, और 1 क्या है, हर वर्ष घट जाती है। ठीक है, मतलब आज मशीन का मूल्य है 10 रुपया, तो 1 साल बाद वो 9 हो जाएगी, सिर्फ घट जाएगी ना, 1 10 में से 1 घटती है तो 9/10 हो जाती है। ठीक है, और ये कितने सालों तक घटी है, 2 सालों तक, मतलब 1 साल 10 से 9 हुई, दूसरे साल फिर से 10 से 9 हो जाएगी। तो 10 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 100 होगा, 9 में 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो 81 होगा। ठीक है, यदि उसकी वर्तमान कीमत 50,000 है, यहाँ पर वर्तमान कीमत कितनी है, 100 है, तो 2 साल बाद उस मशीन की कीमत कितनी रहेगी। देखिए 2 साल बाद 81 हो गई ना, तो हम बोल रहे हैं कि जो 50,000 है वो 100 की वैल्यू है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, 2 साल बाद उस मशीन की कीमत कितनी होगी, तो हमें 81 की वैल्यू निकालना है, सिंपल। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 500 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो देखो डबल जीरो है, 5 एकम 5, 5 8 40, मतलब 40,500 जो है वो उस मशीन का मूल्य होगा। किसी मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 10% कम होता है, यदि इस वर्ष उसका वेतन इतना हो तो पिछले वर्ष क्या था। देखिए किसी मशीन का मूल्य 10% कम होता है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, मतलब पहले उसका 10 वेतन था, ये कुल था है ना, 10 था, तो अब उसमें क्या हो गई, 1 की कमी आ चुकी है। मतलब
पिछले वर्ष था 10, तो आज कमी होकर कितना हो चुका है वो 10 पे 1 कम हो गया ना, मतलब आज वेतन 9 हो चुका है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि इस वर्ष मतलब आज इसका वेतन इतना है, और आज हमारे हिसाब से कितना है 9 है, मतलब 19,800 वो बोल रहा है कि आज है उसका वेतन, और हमारे हिसाब से 9 है आज। तो पिछले वर्ष कितना था, पिछले वर्ष था 10। तो सोल्व कर लो, 9 दूना 18, 1 बचा, 9 दूना 18, 2200, 2200 का मल्टीप्लाई 10 में तो 22,000। ये हो गया आपका आंसर इसका। एक कर्मचारी के वेतन में हर वर्ष जुलाई के महीने में 10% की वृद्धि होती है, हर वर्ष जुलाई के महीने में। ठीक है, यदि मई 2001 में उसका वेतन इतना था तो अक्टूबर 2001 में कितना होगा। देखिए समझना, ये 2001 है, 2000 है, और यहाँ 2001 है। ठीक है, मई 2000 में उसका वेतन 15,000 था, तो सन 2000 में कितना वेतन था उसका, 15,000 था, और वो भी मई के महीने में। देखो मई के महीने में तो इतना था, तो देखना मई के बाद क्या आया होगा, जून, फिर क्या आया होगा, जुलाई। ठीक है, तो 2000 में ही उसमें 10% की वृद्धि हो गई होगी, क्योंकि हर जुलाई के महीने में 10% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो एक बार 10% की वृद्धि तो 2000 में ही हो चुकी होगी यहाँ पे। ठीक है, फिर जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और फिर से जनवरी किसका आ गया, 2001 का। ठीक है, ये जनवरी, और जनवरी से लगा करके ये बोल रहा है कि अक्टूबर 2001 में उसका वेतन कितना था, अक्टूबर तक। तो समझना, जनवरी से लगा करके अक्टूबर के बीच में 1 जुलाई और आया होगा। ठीक है, मतलब उसके वेतन में फिर से 10% की वृद्धि हुई होगी, तो एक बार 10% यहाँ पे आया है, मतलब ओवरऑल 10% कितनी बार आया है, 2 बार, मतलब हमें 2 बार वृद्धि करना है। क्लियर समझ में आ रहा होगा अब आई थिंक आपको। 10% की वृद्धि का मतलब होता है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, मतलब 10 अगर कुल वेतन है तो उसमें 1 की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, मतलब कोई वेतन 10 था 2000 में, तो वो 11 हो गया, लेकिन एक बार नहीं हुआ है, ये टोटल कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। तो 10 से 11, 2 बार हुआ है टोटल। इनका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 121, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। ठीक है, और ये बोल रहा है कि आज वेतन कितना है, 15,000 है। ठीक है, तो 15,000 करने के लिए मैं इसमें कितने का गुणा करूंगा, 150 का, 150 का गुणा करूंगा तो 15,000 आएगा ना। या फिर ऐसे समझो, अगर ऐसे नहीं आता है तो, कि वो बोल रहा है कि टोटल वेतन है 15,000 और हमारा आया है टोटल वेतन 100 रुपया, मतलब 15,000 हो गया 100 की वैल्यू। तो हमें क्या निकालना है, अक्टूबर 2001 में उसका वेतन कितना था। तो अक्टूबर 2001 में तो 121 था ना, तो 121 ओरिजिनल कितना था, बस ये निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करना है, और बस आपको कुछ नहीं करना, 150 का मल्टीप्लाई 121 में कर देना है, तो 18,150 होगा आपका आंसर। ये मल्टीप्लाई आप कर लेना। ठीक है, महेश 1,60,000 रुपये वार्षिक वेतन पर विक्रय प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। यदि उसके वेतन में हर वर्ष 15% की वृद्धि होती है तो उसने कंपनी के लिए कितने वर्षों तक काम किया था जब उसका वेतन इतना हो गया। देखो महेश का वेतन इतना है, ठीक है, पता नहीं कितने साल बाद, मतलब 15% दर पे, पता नहीं कितने वर्षों बाद उसका वेतन इतना हो गया। ठीक है, तो ये बोल रहा है कितने वर्षों तक उसने काम किया, कितने साल बाद 16,000 रुपये की राशि 15% की दर से इतनी हो जाएगी। अब समझ में आया होगा आपको, ये कहने का ये तरीका समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैंने जो बताया कि 16,000 रुपये की राशि 15% की दर से कितने वर्षों में इतनी हो जाएगी। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज में मैं आपको काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ समझिए, 15% की वृद्धि हो रही है हर साल, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, 15% मतलब 15/100। ठीक है, तो 5 से काट दो इसको, 5 × 15, 5 से काट दो, 5 दूना 10। ठीक है, तो 2, तो कोई वेतन 20 था कुल, उसमें 3 की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है, मतलब 20 से वेतन बढ़ के 23 हो चुका है। ठीक है, तो 20 से कोई वेतन 23 हो गया है ना। अब देखना, ये तो फर्स्ट ईयर हुआ है सेकेंड ईयर फिर से यही होगा, 20 से कोई वेतन 23 हो जाएगा, मतलब हमें इधर 16,000 लाना है, क्योंकि ये हमें तो नहीं पता ना कि 23 में कितनी बार 23 का मल्टीप्लाई करूंगा ये आएगा। ये तो काफ़ी हार्ड है ना, काफ़ी मुश्किल है, लेकिन यहाँ पता चल रहा है। देखो
2 दूना 4 हुआ है, अभी 16 लाना है, फिर 20 लो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, देखो, और यहाँ पे भी 23 4 बार लेना पड़ेगा, 1 2 3 4, जीरो गिन लो, 1 2 3 4, ये 4 जीरो है, हाँ है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, हाँ 16 भी है, मतलब ये डेफिनेटली इन सबका गुणा करूंगा तो 1,60,000 आएगा, और इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो बिना देखे आप ये लिख दो कि यही आएगा। ठीक है, तो कितना समय लगा, 1 2 3 4, 4 साल, तो 4 साल में आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, एक कर्मचारी के भत्ते उसके मूल वेतन के 165% है। देखिए यहां पर एक चीज दिया है आपको, भत्ता, और यहां पर एक है मूल वेतन। ठीक है, ये बोल रहा है कि कर्मचारी के जो भत्ते हैं वो उसके मूल वेतन के 165% है। तो मान लिया जाए मूल वेतन कितना है, 100% है। ठीक है, तो उसका भत्ता इसका 165% है, मतलब 100 का 165% 165 ही होता है। 100 का कोई भी संख्या कितना भी परसेंट हो वही होती है। ठीक है, और ये बोल रहा है यदि उस कर्मचारी का समग्र वेतन इतना है। समग्र वेतन मतलब ये है कि दोनों मिलकर, जब भत्ता भी जोड़ दूंगा अगर मैं मूल वेतन में, तो उसे कहेंगे बराबर समग्र वेतन। ठीक है, तो 165 प्लस 100 कितना हो गया, 265। ठीक है, तो समग्र वेतन ये बोल रहा है इतना है, तो इसका कितना है, 11,925 है, और हमारा समग्र वेतन कितना आया, 265। तो मूल वेतन निकालिए, मूल वेतन कितना माना हमने, 100%, तो 100% की हमें वैल्यू निकालना है। बस सिंपली कैलकुलेट करेंगे, 4500 आंसर आएगा, क्योंकि इससे ये 45 बार कटेगा। आप 5 से काट के देख लीजिए। ठीक है, ये आपको आराम से करना है। एक लिपिक को 1975 में 3600 वार्षिक वेतन के रूप में मिले। यह वेतन 1974 के वेतन की तुलना में 20% ज्यादा था। मतलब 1974, यह है 1975, अरे हाँ ये एक मिस्टेक है, यहाँ 3660 है बुक में। ठीक है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये मिसप्रिंट हो गया, ये 3660 है। तो 1974 से 1975, तो देखिए ये बोल रहा है कि एक लिपिक को 1975 में 3600 रुपये मिला। इस 1975 में कितने रुपए मिला, 3600 रुपये मिला। ये सन है। ठीक है, 3600 रुपये मिला, और ये जो वेतन आया 3600, वो 1974 के वेतन की तुलना में 20% ज़्यादा था। मान लो 1974 में 100 रुपये मिलता था, तो ये जो वेतन 3600 मिला, ये इससे कितना परसेंट ज़्यादा है, 20% प्लस है, ज़्यादा है। ठीक है, तो 1974 में उसका वेतन कितना था, सिंपल है, 1974 में कोई वेतन था जिसमें 20% वृद्धि होने के बाद इतना हो गया, तो 1974 में कितना था। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको आप कई तरीके से कर सकते हैं। देखिए मान लो 1974 में उसका वेतन कितना था, 100% था। ठीक है, 100%, 3660 है, सॉरी फिर से 3600 लिख दिया। तो मान लो उसका वेतन 100% था, जो उसका 20% बढ़ करके अब कितना हो गया है, 120%। 100 में 20% की वृद्धि तो 120 होगा ना। तो हमारे हिसाब से उसका वेतन आज हो गया 120%, और वो बोल रहा है कि 3660 हो गया है। तो 3660 हो गया 120% की वैल्यू। तो हमें क्या चाहिए, 1974 में कितना वेतन था, 1974 में हमने कितना माना है, 100% माना है। तो बस कैलकुलेट कर लो। देखो ये इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 12 तिया 36, 0 12 पंजे 60, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 3050 आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पे। एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से ह्रास होता है। ह्रास का मतलब होता है कमी। ठीक है, कई बार क्या होगा, ह्रास की जगह एक और शब्द आता है अवमूल्यन, है ना। तो अवमूल्यन या फिर ह्रास, इन दोनों का मीनिंग होता है कम होना, कमी, है ना। तो देखिए एक वस्तु के मूल्य में हर साल 10% की कमी होती है। मतलब कोई चीज 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, तो 10 से कोई चीज एक कम हो जाएगी, मतलब 10 से वो आज हो जाएगी 9। ये अब लिखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए अब, ठीक है, ये पता चलना चाहिए। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि किसी चीज में 20% की वृद्धि हो गई, तो कोई चीज 5 से 6 हो गई, ये पता होना चाहिए। क्योंकि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो 5 में 1 की वृद्धि, तो 5 से वो चीज बढ़ करके कितनी हो गई, 5 से 6 हो गई। 5 में 1 2 जोड़ देंगे ना, तो 5 से वो 6 हो जाएगी। ठीक है,
ये बोल रहा है वस्तु का वर्तमान मूल्य इतना है तो 3 साल पहले मूल्य कितना था। देखो हर साल 10% की कमी होती है, तो ये 3 साल पहले वाला मूल्य है और ये कमी होने के बाद मतलब आज का मूल्य है। ठीक है, तो ये बोल रहा है 3 साल पहले उसका मूल्य कितना था, तो 3 साल पहले तो ये 3 बार करना पड़ेगा प्रक्रिया हमें, जितने साल बोल दे उतनी बार करना है। 10 से फिर से 9 होगा, तो बस इनका मल्टीप्लाई करें। 9 में 9 का मल्टीप्लाई 81, 81 में 9 का मल्टीप्लाई 729, 10 में 10 का मल्टीप्लाई 100, 100 में 10 का मल्टीप्लाई 1000। ये बोल रहा है कि यदि वर्तमान मूल्य है 729, तो हाँ आज मूल्य तो आ गया ना 729, तो 3 साल पहले कितना था, 1000 था। ये हो गया आपका आंसर, ये तो सिंपल ही निकल आया। एक पेड़ हर वर्ष अपनी ऊंचाई के 1/8 के बराबर बढ़ जाता है, यदि आज उसकी ऊंचाई इतनी है तो 2 वर्ष बाद ऊंचाई क्या होगी। देखो इसको दो करने के 2 तरीके बताता हूं और दोनों शॉर्टकट है। 1/8 ये 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। ठीक है, मतलब कोई पेड़ आज 8 मीटर ऊंचा है, ये कुल है ना, तो एक क्या है, बढ़ गया, मतलब एक की वृद्धि हो गई ना, बढ़ गया। तो कोई पेड़ जो है वो आज है 8 का, तो वो बढ़ के कितना हो गया आज 9, मतलब 2 वर्ष बाद हमें बताना है। तो ये तो एक ही बार हुआ है 8 से 9, एक बार और 8 से 9 करना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 9 में 9 का तो 81 और 8 में 8 का तो 64। आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है बिल्कुल है। तो 2 साल बाद कितनी होगी, तो 2 साल बाद कितनी आ गई 81। ये हो गया आपका आंसर इसका। या फिर अगर ऐसे नहीं करना है बिना इस तरीके के, तो आप इस क्वेश्चन को ओरली कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं तो इसी तरीके को फॉलो करने के लिए कहूंगा आपको, क्योंकि ये जो है फ्रैक्शन से बहुत जल्दी क्वेश्चन का आंसर निकलता है। ठीक है, लेकिन दूसरा तरीका फिर से समझ लीजिए कि आज उस पेड़ की ऊंचाई है 64 सेंटीमीटर। ठीक है, हर साल 1/8 की वृद्धि होती है, तो 64 का 1/8 निकाल लो, 8 × 64, 8 की वृद्धि, 64 में 8 जोड़ दो, कितना हो गया 72। ये 1 वर्ष बाद हुआ है। ठीक है, अब ये टोटल 2 वर्ष तक वृद्धि हुई ना, तो 72 में फिर से 1/8 की वृद्धि कर दो, तो 1/8 हो जाएगा 8 × 9 72, मतलब 72 में फिर से 9 की वृद्धि, तो कितना हो गया 81 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। जैसा तरीका समझ में आए ऐसा तरीका फॉलो करें। ठीक है, एक महाविद्यालय के व्यावसायिक पाठ्यक्रम में हर साल 15% सीटें बढ़ जाती है, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20 और बढ़ जाती है, मतलब कोई चीज़ 20 से 3 बढ़कर 23 हो गई। अब तो पता चलना चाहिए आपको ये। ठीक है, और ये कब तक होती है, 2012 से लगा करके 2014 तक, 2 साल होती है ना, तो 2020 से फिर से 23 होगी 2 बार में। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक ये होता है 529 और ये होगा 400। ठीक है, अब यहां पे देखना ये बोल रहा है कि 2012 में 800 विद्यार्थी थे, ये 2012 का केस है। ठीक है, ये 2014 का, और ये बोल रहा है कि 2012 में 800 थे, तो 400 को 800 करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 400 दूना 800 हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई यहां भी कर दो, तो 2 9 18 की 8, 1 बचा, 2 दूना 4 और 1 5, 2 5 10, 1058। तो ये बोल रहा है 2014 में कितनी सीटें थी, 1058। ये हो गया आपका आंसर। 2 वर्ष पहले मेरी मोटर बाइक का मूल्य इतना था, यदि प्रति वर्ष 4% का हास मतलब कमी होती है, तो इस समय उसका वर्तमान मूल्य कितना था। देखिए 2 साल पहले इतना था, तो 2 साल पहले का मूल्य है ये आज है, और मैं बता दूं 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25। ठीक है, तो कोई मूल्य 25 से 26 हो गया। ठीक है, तो पहले 25 था, आज आज कमी हो गई है ना, तो पहले 25 था, 1 की कमी हो गई, तो आज कितना हो गया 24। ठीक है, फिर से 25 था, तो आज फिर हो गया 24। अब ये 2 बार क्यों किया, क्योंकि 2 वर्ष दिया है यहाँ। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 में 25 का तो 625, और इनमें इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 576। ठीक है, अब यहाँ देखना, ये बोल रहा है कि 2 साल पहले मोटर बाइक का मूल्य था 62,500, तो यहाँ देखो ये है 62,500, मतलब यहाँ देखो 625 तो यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, बस यहाँ पे पीछे 2 जीरो लगा है, तो सिंपली इधर 2 जीरो लगा दो, तो इधर भी 2 जीरो लग जाएगा। तो 2 साल पहले मूल्य इतना था, तो आज कितना होगा 57,600। ये हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, एक बगीचे में 60% नारियल के पेड़ हैं, उनमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़। देखो मान लो टोटल पेड़ कितने हैं,
किसी बगीचे में 100% पेड़ हैं, उसमें से 60% जो पेड़ हैं वो किसके हैं? नारियल के। एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से सुनना इसको। नारियल के पेड़ है 60%। अब उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ है, मतलब इसके भी 25% क्या है? आम। तो इसका 25% निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। तो 25% होता है 1/4, और 4 से जब 60 को काटूंगा तो 15 आएगा ना, मतलब जो है 15% वो क्या है? आम के पेड़ हैं, ठीक है। अब और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ है, मतलब इसका भी 20% जो है वो सेब के पेड़ है। तो 15 का 20% निकालेंगे कैसे? 15 का 20% होता है 1/5, और 5 से जब 15 को काटेंगे तो 3 आएगा, मतलब 3% जो है वो सेब के पेड़ हैं, ठीक है। यही कहना चाह रहा है ना वो। तो ये बोल रहा है कि यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है तो हमारे हिसाब से सेब के पेड़ कितने आए? 3%, मतलब 1500 है उसके हिसाब से सेब के पेड़ हमारे हिसाब से है 3। तो बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या बताओ, तो 100 है कुल पेड़ों की संख्या, तो ठीक है। तो 3 पंजे 15, 500 का मल्टीप्लाई 100 में 50,000, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। एक संख्या 10% घटाने से 30 रह जाती है, उसे 40 बनाने के लिए संख्या को कितना बढ़ाया जाए? देखिए एक चीज समझना यहां पे, कितना उसको बढ़ाएंगे कि वो 40 हो जाए, ठीक है। और 10% घटाएंगे जब किसी संख्या को, मान लो कोई संख्या 100 थी, ठीक है, 100% थी, उसको 10% घटाया तो कितनी हो गई? वो 90% हो गई। लेकिन ये बोल रहा है 30 रह गई, मतलब 30 रह गई उसके हिसाब से, मैंने मान, और हमारे हिसाब से 90% हो गई। तो ये संख्या निकाल लो मैं 100%, मतलब वो संख्या निकल आएगी अभी, ठीक है। तो 30 तिया 90, ये कितना आ गया? 100/3। 100 से कटता नहीं है 3 से, ठीक है, इसलिए 100/3 ही मान लिया, इसको दशमलव में मत करना। और ये बोल रहा है कि इस संख्या को उसे बढ़ा करके 40 करना है, मतलब इसका जब आप भाग दोगे ना तो 33.33 आएगा, मतलब छोटी संख्या है ना ये, तो 40 है। तो इसमें कितना जोड़ें कि 40 हो जाए? तो या तो आप दशमलव में सोल्व करें इसको, या फिर दशमलव की बजाय आप ऐसे ही फ्रैक्शन में सोल्व करें। ये बड़ा है ना 40 इस 100/3 से, तो बड़े में से छोटा घटा दो। 40 में से 100/3 घटाओ तो 3 चौक 12, 120, 120 में से गया 100, बचा 20/3, मतलब इसमें 20/3 की वृद्धि करना पड़ेगी। अरे कोई संख्या आज 16 है, उसको 20 करना है, कितने की वृद्धि करना पड़ेगी? तो ये तो आप ऐसे ही बता सकते हैं कि 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। और अगर ऐसा नहीं आता है, जब बड़ा नंबर हो तो आपको कुछ नहीं, 16 को घटा दो 20 में से, तो 4 ही तो आएगा, ठीक है। मैं हर एक वीक स्टूडेंट को लेकर ये वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। अब काफ़ी टैलेंटेड लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, और हाँ, सबसे ज़्यादा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी करवाते हैं वो टीचर्स देखते होंगे। तो आप ऐसा ना सोचें कि ये चीज़ें तो बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको ध्यान नहीं रखा है, मैंने उन वीक स्टूडेंट्स को ध्यान रखा है जो कोचिंग कभी गए नहीं हैं, या जो अभी 12th करके सीधा कॉम्पिटिटिव की तैयारी में लगे हैं। मतलब एक एक चीज़ क्लियर समझ में आना चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ ये। तो 40 तो वृद्धि कितनी हो गई? 20/3 की, मतलब 20/3 की वृद्धि करना पड़ेगी 100/3 में, तब जाकर 40 आएगा। तो 20/3 की वृद्धि करना पड़ेगी हमें 100/3 से, तो 100% कितना होगा? ये बोल रहा है ना कि 40 बनाने के लिए उस संख्या को कितना बढ़ाना पड़ेगा, कितना बढ़ाना पड़ेगा, परसेंटेज में है ना, ठीक है, कितना % बढ़ाना पड़ेगा। या फिर देखो ऑप्शंस देख के ही काम होता है यहाँ पे, ऑप्शंस अगर परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज में, या सिंपली बोल दे कि 40 बढ़ाने के लिए कितना बढ़ाएंगे तो 20/3, लेकिन ऑप्शन जो है वो परसेंटेज में दिए हैं, इसलिए मैं इतना सोल्व कर रहा हूँ, वरना 20/3 आंसर होता हमारा, ठीक है। तो देखो इसके बटे में 3 है, इसके भी बटे में 3 है, तो बटे के बटे से बटे के बटे वाला कट जाएगा। अब यहाँ देखो इस 100 से ये 100 कट गया, बचा क्या? सिर्फ 20%, ये हो गया आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है। वह धनराशि कितनी है जिसका 25% 180 के 12.5% के बराबर है? तो वह धनराशि मान लो x है जिसका 25%, 1/4 होता है ना 25%, जिसका 1/4 बराबर 180 के 12.5% के बराबर है। 180 के मतलब होता है गुणा, ठीक है। 180 के 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है, ठीक है। अगर ये पता नहीं होगा ना तो काफ़ी समय लग जाएगा।
बस देखो बटे से बटा वाला कट जाएगा, 4×2 = 8, 2 बार कटेगा, और 2 से 180 कटेगा 90 बार। देखिए मुश्किल से 3 से 4 सेकंड लगा इसको करने में। और अगर 12.5 ही लिखा है आपने तो बटे में 100 लगाओगे, फिर सोल्व करोगे, काफ़ी समय बाद 1/8 आएगा, फिर सोल्व करोगे। ठीक है, तो 90 आ गया इसका आंसर आपका। तो फ्रैक्शन वैल्यूज़ आपको अगर नहीं पता हो तो आप ज़रूर उसको याद कर लें, इससे काफ़ी क्वेश्चंस बहुत जल्दी होते हैं। ठीक है, अभी तक भी कुछ लोगों ने याद नहीं किया होगा, मैं उनको बोल रहा हूँ। देखिए 2.5 सेंटीमीटर लंबे एक रेखिक खंड को गलती से इतना माप लिया गया, तो इस त्रुटि का परसेंट कितना है। त्रुटि मतलब गलती, ठीक है, कितनी गलती हुई वो परसेंटेज निकालना है। तो 2.5 मतलब 50, ठीक है। तो 2.50 को 2.55 माप लिया गया, मापना था इतना, लेकिन ये माप लिया गया, ये गलत हो गया ना। तो कितने की वृद्धि हुई यहाँ पे तो 0.05 ज़्यादा माप लिया। देखो ना 2.55 में से 2.50 जब घटाओगे तो 0.05 आएगा, और 0.05 की वृद्धि हुई टोटल 2.50 से, तो 100% कितना, त्रुटि का परसेंटेज निकालना है ना, इसलिए 100 का मल्टीप्लाई। दो संख्या के बाद इधर भी दशमलव है, 2 संख्या के बाद इधर भी दशमलव, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल। ठीक है, अब ये ऊपर बचा 5, नीचे बचा ये। ठीक है, तो देखो इस 0 से ये 0 कट गया, और 5 से कटेगा ये 5 बार 25, तो 5 से कटेगा ये 2 बार, 5×2 = 10, मतलब 2% की क्या हुई है, त्रुटि। ठीक है, बिजली के बिलों का अगर नियत समय के भीतर भुगतान कर दिया जाए तो उन पर 15% की छूट मिलती है, और अगर एक व्यक्ति को नियत समय के भीतर भुगतान करने पर 54 रुपये की छूट मिली हो तो उसका बिजली बिल कितने रुपए का था। देखो ये कहने का मतलब है कि बिजली के बिलों का अगर नियत समय के अंदर, मतलब कोई डेट फिक्स दे दी गई है कि 30 तारीख तक आपको बिल भरना है, और अगर आपने उसके 30 के पहले भर दिया तो आपको 15% की छूट मिलेगी। ठीक है, और अगर एक व्यक्ति नियत समय के भीतर भुगतान कर दे और उसको 54 रुपये की छूट मिली है तो उसका बिल कितना था। तो ये तो सिंपली इसकी वैल्यू दे दी है। देखो यहाँ पर 2 केस है, समझना, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये बोल रहा है कि मान लो आज है, जैसे आज है 6 तारीख, 6 फरवरी 2019 है आज। ठीक है, और मैं मान लेता हूँ कि 30 तारीख तक आपको बिल भरना है। ये 28 फरवरी होती है, 28 या 29 की, मैंने 30 फरवरी कर दी, दुनिया में कहीं नहीं होगी ये तो। 28 फरवरी 2019 तब तक आपको बिल भरना है। ठीक है, और कोई व्यक्ति गया जिसने 25 तारीख को ही बिल भर दिया, तो उसने शर्त क्या रखी थी कि जो भी इस 28 तारीख के पहले बिल भरेगा उसको मैं 15% की छूट दूंगा, 15% का डिस्काउंट, मतलब जितना भी बिल है उसमें से 15% आपको कम पैसा देना पड़ेगा उसका। ठीक है, और ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति गया और उसने उसके पहले बिल भर दिया 28 तारीख के पहले, और उसको 54 रुपये की छूट मिल गई। तो वही तो बोल रहा है कि जब उसके पहले बिल भरोगे तो 15% की छूट मिलेगी परसेंटेज में, और वो बोल रहा है कि एक व्यक्ति भर के आ गया जिसको 54 रुपये की छूट मिली, मतलब 15% ही तो छूट मिलना है एक्चुअली, परसेंटेज में बात करें, और अगर ऐसे बात करें तो 54 रुपये की छूट मिलेगी, मतलब 15% ही तो फ्रैक्शन वैल्यूज है 54 की। ठीक है, तो 100% कितना होगा, बस ये पूछा है ना। तो इस तरीके से जब परसेंटेज की वैल्यू आए तो सोल्व न करें, सीधा आप ऐसे लिखें 54 हो गया, उसके अनुसार हमारे हिसाब से हो गया 15%, तो 100% कितना हुआ। ठीक है, बात वही है, 5 से काट दो, 5 × 15, 5×2 = 10, 20, और 3 से कटेगा ये 18 बार, तो 18×2 कितना हो गया 36, मतलब 360 रुपये बिल था उसका बिजली का टोटल। ठीक है, किसी कक्षा में 72% छात्रों ने जीव विज्ञान लिया और 44% छात्रों ने गणित लिया। यदि देखो 72% ने बायोलॉजी लिया, बायो लिया, ठीक है, और 44% लोगों ने मैथ लिया, हायर मैथमेटिक्स। ठीक है, और प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान मतलब बायो और मैथ्स दोनों लिया है, और 40 ने दोनों लिया है। ठीक है, मतलब हर एक छात्र ने दोनों में से कोई ना कोई विषय लिया है, ऐसा कोई भी लड़का नहीं है जिसने एक भी विषय नहीं लिया, ये कहने का मतलब है इसका। ठीक है, और 40 लोगों ने दोनों लिए हो, तो छात्रों की कुल संख्या बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी ऐसा आ जाए और उन दोनों के बीच की वैल्यू नहीं दे, मिड वैल्यू जिसे कहते हैं हम, जो दोनों में कॉमन हो, कि 15% ने बायो भी लिया, मैथ्स भी लिया, वो वाला। ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स को हमेशा आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 4 और 2 हो गया 6, 7 और 4 हो गया 11,
समझ में आया होगा, 116%। और हमारे कहीं भी सवाल में 100% से ज़्यादा कोई नंबर नहीं आएगा, लेकिन ये 100 से ज़्यादा आया है। कितना ज़्यादा आया है? 116 आ गया नहीं, मतलब 16% ज़्यादा आ गया ये, ठीक है। तो जब भी ये 16% एक्स्ट्रा आए इस 100% से, इसका मतलब ये जो है वो दोनों ने लिए होंगे, तभी जाकर ये कॉमन राशि जो है वो एक्स्ट्रा आई है, ठीक है। और ये बोल रहा है 40 लोगों ने दोनों विषय लिए, और हमारे हिसाब से कितना है? 16% है। तो 100% की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है बस। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 से 100 कटेगा 25 बार, तो 25 का मल्टीप्लाई 10 में 250, ये हो गया आपका आंसर। हाँ, एग्जाम में इतना कुछ भी नहीं लिखना था, सीधा पढ़ने के बाद आप मेंटली इन दोनों को जोड़ सकते थे। कितना होता? 116 होता मान लो जोड़ने के बाद, तो ये 16 एक्स्ट्रा है ना, 100 से 16 ज़्यादा है ना 116, तो 16 इसकी वैल्यू हो गई। बस ये इतना सा लिखना था आपको, ठीक है। प्रश्न की भाषा समझना सीखना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में। एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर है, वहां इंजीनियर की संख्या कुल कामगारों की संख्या का 40% हो। देखना, यहां समझने वाली बात यह है कि कंपनी के पास कितने हैं? 80 इंजीनियर हैं, और ये बोल रहा है कि वहां इंजीनियरों की जो संख्या है एक कंपनी में, वो कुल कामगारों की संख्या का 40% है। मतलब कहने का मतलब यह है कि मान लिया जाए कुल कामगार है x, तो उसका 40% मतलब 2/5, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना 2/5, कुल कामगारों की 2/5 जो है वो 80 है। अब ये समझाता हूं। ये बोल रहा है कि कुल जितने भी कर्मचारी है वहां पे कार्य करने वाले, उनका 40% जो है वो इंजीनियर की संख्या है। ये बोल रहा है ना कि जो इंजीनियरों की संख्या है, मतलब ये वाली, वो कुल मतलब x की संख्या की 40% है। तो x की मतलब गुणा x का 40%, 40% मतलब 2/5, ठीक है। तो बस सिंपली कैलकुलेट कर लो, 2 से कटेगा 2 चौक 8, 0, तो 40 पंजे कितना हो जाएगा? 200। मतलब वहां पर टोटल कितने कर्मचारी थे? 200 थे। तो ये हो गया आपका आंसर इसका। एक टीम ने 40 मैच खेले और उनमें से 24 जीते, तो देखो उस टीम पर जीते हुए खेलों का परसेंट बताओ। तो बस ये तो सिंपल है, कोई वैल्यू नहीं निकालना यहाँ पे, कि टोटल 40 मैच खेले उसने और 40 में से वो 24 जीता, तो कितना परसेंट जीता? तो सिंपल, 40 में से 24 जीता तो कितना परसेंट हुआ ये? तो बस सोल्व कर लो, 0 से 0 कट गया, 4 छंग 24, 6 का मल्टीप्लाई 10 में 60% मैच वो है जीता, ठीक है। 135 नंबर देखते हैं। रानी का भार मीना के भार का 25% है। रानी का जो भार है वो मीना के भार का 25% है, और तारा के भार का 40% है। तो तारा के भार का कितना परसेंट मीना के भार के बराबर है? तो देखिए, दोनों बार रानी का जो रिलेशन है वो मीना के साथ बताया है एक बार, और एक बार तारा के साथ, ठीक है। तो जब भी ऐसा रिलेशन वाला क्वेश्चन आ जाए कि ए बी का 30% है, बी सी का 40% है, तो एक नंबर को हमें 100 मानना है, और जो 2 बार दे उसको 100 मानेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा सवाल। मतलब मैं रानी का भार मान लेता हूँ यहाँ पर 100% है, ठीक है। तो यहाँ देखना कि रानी का जो भार है, देखो रानी है, मीना है और एक तारा है, ठीक है। ये बोल रहा है रानी का जो भार है मतलब 100, वो मीना के भार का 25% है, मतलब किसका 1/4 100 होता है। तो आप जानते हैं 400 का 1/4 100 होता है ना, ये तो कॉमन है। इसका 25% 100 है ना। अगर ऐसे नहीं आए तो फिर ऐसे समझ लो कि रानी का भार मतलब 100, और अगली लाइन क्या है? मीना के भार का 25% है, तो रानी का भार बराबर 100 बराबर मीना का 25% है, 1/4 है। तो 4 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो भी 400 आएगा मीना की वैल्यू, ठीक है। तो ये ऐसे लिखा मैंने यहाँ, ठीक है। अब यहाँ देखना और जो रानी की वैल्यू है वो तारा के भार का 40% है, तो किसका 40% 100 होता है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं इसको आपको थोड़ा समझाना चाहूँ तो ये बोल रहा है कि रानी का भार मतलब 100, वो तारा के भार का 40% है, तो तारा का भाग है टी का 40%, 40% होता है 2/5, तो 2 से ये कटेगा 50 बार, और 50 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 250, मतलब तारा का जो भार है वो 250, जो भी है 250 में आएगा, 250 आएगा, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं तारा के भार का कितना परसेंट मीना के भार के बराबर है, तो तारा के भार मतलब 250 का कितना परसेंट, तो मान लो x% मीना के बराबर होगा, तो मीना कितनी है? 400 के बराबर होगा। बस ये कहना चाह रहा है ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे
इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ऊपर ऊपर वाला, ठीक है। और 25 चौक 100, 4 बार कट गया, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो 4 चौक 16, मतलब 160%। तो ये होगा आपका आंसर इसका, ठीक है। ए बी का सॉरी ए का 30% बी के 40% में जोड़ दें तो वह बी का 80% हो जाता है। देखो सिंपल है, ए का 30% यदि बी के 40% में जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा वो बी के 80% के। सिंपल है ना। तो बस इसको घटा के यहाँ ले लो, तो बी का 80% में से बी का 40% गया, तो बी का 40% बचा सिर्फ, मतलब 80 में से 40 गया, ये सिंपली घटाना है, 80 में से 40 गया। और इधर कितना बचा है, ए का 30%, ठीक है। तो परसेंट से परसेंट कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो 3a बराबर आ गया 4b। तो a बटा b कितना आ गया, 4/3। ये बोल रहा है b a का कितना परसेंट है, तो b कितना है 3, तो ये जो 3 है वो 4 का कितना परसेंट है। तो देखो यार सोल्व करने की जरूरत नहीं, 3/4 कितना होता है, 75% होता है ना। ये हो गया आपका आंसर। या फिर काट लो, 4 से काटोगे इसको तो 25 बार, और 25 क्या कितना होता है, 75। तो 75% होगा आपका आंसर इसका, कि ए का कितना परसेंट होगा, तो 75% होगा। 10,000 सीटों वाले एक स्टेडियम में 100 सीटों को छोड़ करके सभी टिकट बेच दिए गए ठीक है, और उनमें 20% आधी कीमत पर बिके, शेष सभी 20 रुपए की पूरी कीमत पर बिके, तो टिकटों की बिक्री से कितने रुपए की प्राप्ति हुई। तो यहां समझना, 10,000 सीटों को छोड़ करके 10,000 सीटों में सिर्फ 100 सीटों को छोड़ के सभी बेच दिए गए, तो 10,000 में से 100 सीटें छोड़ दी, उसके बाद कितनी बची, तो आप कहेंगे कि 9,900 सीटों को बेच दिया गया टोटल। ये टोटल इतनी बेची है, ठीक है। और उसमें से क्या बोल रहा है कि उनमें भी 20% जो सीट है उनको आधी कीमत पर बेचा, है ना। तो देखो यहाँ पे 9,900 का 20% कितना होगा यहाँ पे, तो आप सिंपल ही कर सकते हैं। देखो 10% होता है, इसको आप आधा करेंगे तो 990, तो 990 का डबल कर दोगे तो 20% आ जाएगा, ठीक है ना। 20% निकालेंगे आप इसका, तो देखो ये बस डबल करना है ना इसको, 990 का डबल करते जाओ, तो 0 9 का डबल 18 की 8, 1 बचा, 9 का डबल 18 और 1 19, मतलब 20% जो सीट है वो 1980 है, जो कि आधी कीमत पर बेची है, ठीक है। अब देखना 1980 को आधी कीमत पे बेचा है, 20% आधी कीमत पर, ठीक है। तो आधी कीमत पे बेचा है मतलब 10% पे बेचा है, तो कितने में बेचा है इसको, 19,800 रुपए में, ठीक है। 19,800 रुपए की टोटल कीमत प्राइस पर बेच दिया है इसको, इतने रुपए की टोटल प्राइस पर बेच दिया है, 20 रुपए की पूरी कीमत है। देखो 20 रुपए की पूरी कीमत है, तो आधी कीमत मतलब 10 रुपए पे ही बेच दिया उसको, इतनी टिकट को। अरे ये टोटल टिकट है इतनी बेची, इतने का 20% बेचा आधी कीमत पर, तो आधी कीमत कितनी है, देखो 20 रुपए की पूरी कीमत है, तो आधी कीमत है 10 रुपए की, तो 1980 टिकट को 10 रुपए के हिसाब से बेचा, तो 19,800 में बेच दिया, ठीक है। यहाँ पे अब बाकी सीट कितनी बची, तो देखो यहाँ पे 9,900 टोटल सीट थी, है ना, उनमें से 1980 सीटें बेच दी ये यहाँ पर इतने रेट में, तो बची कितनी यहाँ पर 7,290 सीटें और बची, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर लेना। और इन सीटों को पूरे 20 रुपए की कीमत पर बेचा, देखो ये बोल रहा है ना, शेष सभी सीटों को पूरी कीमत पे बेचा, तो 7,290 जो सीट बची उनको टोटल पूरे 20 रुपए पूरी कीमत पर, देखो यहाँ आधी कीमत में बेची 10 रुपए में, और यहाँ पूरी कीमत में 20 रुपए में बेचा, तो कितने रुपए का फायदा हुआ। तो देखो इनका मल्टीप्लाई जब आप यहाँ करेंगे तो आएगा 1,58,400, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि टिकटों की बिक्री से कितने रुपए की प्राप्ति हुई, तो पहले 1980 टिकट बेची, यहाँ पर बेची 7,290 टिकट, और इससे मिले थे 19,800 रुपए, इससे मिले 1,058, ये तो इन दोनों वैल्यूज को जोड़ दो, बस सिंपली आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 1,78,200 रुपये आएगा इनको जोड़ने के बाद। तो ये हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन था। एक संख्या में 22.5% की वृद्धि करने पर वह 98 हो जाती है,
ठीक है। तो वह संख्या बताओ। तो देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, 22.5 किसी की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होती है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पे कि देखो, एक संख्या में इतना % की वृद्धि करने के बाद तो पहले आप इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, है ना, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यूज में काफ़ी जल्दी हो जाती है ये। 22.5 और बटे में है %, मतलब बटे में 100 आया, ठीक है। जब ये दशमलव हटेगा तो ये 1000 हो जाएगा। तो 25 50 75 100, 25 50 75 100 25, मतलब 9 बार में कट जाएगा ये। और 25 चौक 100 40, 9/40 की फ्रैक्शन वैल्यू है ये, ठीक है, 9/40 की। मतलब 40 जो थी वो उसकी कुल प्राइस थी और वो बढ़ करके कितना 9 बढ़ गई। तो कोई चीज़ 40 से 49 हो गई, ठीक है। और वो बोल रहा है कि 98 हो गई। तो 49 को 98 करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 का। तो आ जाएगा ना 98। तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 80। मतलब वो संख्या कितनी थी? तो 80 थी। ये हो गया आपका आंसर इसका। शेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हैं शेल्फ ए में उसकी 4/5 है। यदि ए की 25% पुस्तकें शेल्फ बी में अंतरित कर दी जाए और बी से 25% पुस्तकें ए में अंतरित कर दी जाए तो ए में, है ना, तो ए में पुस्तकों की कुल संख्या का % कितना होगा? देखिए यहाँ पर 2 शेल्फ है, एक ए शेल्फ है, एक बी शेल्फ। ये बोल रहा है बी में जितनी पुस्तकें हैं शेल्फ ए में उसकी 4/5 है। तो ए में 4/5 है, तो मान लो बी में कितनी पुस्तकें हैं? 100 है। तो ए में उसकी कितनी होगी? 4/5। 4/5 होता है 80%। तो 100 का 80% 80 होता है। तो ए में 80 पुस्तकें हैं, ठीक है। ये बोल रहा है ए की 25% पुस्तकें बी में डाल दी। ए की 25% पुस्तकें बी में डाल दी। तो 25% कितना होता है? 80 का। 80 का 25% होगा 1/4। 80 का 1/4 होगा 20, ठीक है ना। तो 20 पुस्तकें किधर डाल दी? बी में। तो बी में कितनी हो गई? 120 पुस्तकें हो गई ना 20 बढ़ने के बाद, ठीक है। बढ़ने के बाद 120 हो गई। और ये बोल रहा है कि बी से 25% पुस्तकें ए में डाल दी। तो 100 का 25% कितना होगा? 1/4, मतलब 25 पुस्तकें। ये बोल रहा है कि बी से 25% पुस्तकें ए में डाल दी। अब बी में कितनी पुस्तकें हो चुकी है? 120, ठीक है, 100 नहीं 120। तो 120 का 25% अब ए में डालना है। तो 120 का 1/4 होता है 30, ठीक है। मतलब इसमें आपने कितनी किताबें डाल दी? तो यहां पर कितनी पुस्तकें डाल दी आपने? इसमें 25% पुस्तकें इसमें डाल दी। तो 30 पुस्तकें इसमें डाल दी। तो 120 में से 30 पुस्तकें इसमें डाल दी, ठीक है। तो 30 पुस्तकें इसमें डाल दी। तो यहां पे कितनी पुस्तकें थी एक्चुअली? देखो 80 में से 20% तो ऑलरेडी चले गए थे ना पहले। तो 80 में से 20% चली गई थी, तो यहां पे बची थी सिर्फ 60 शेष बची थी ना यहाँ पे। समझना, पहले वाला केस समझो। सबसे पहले ए की 25% पुस्तकें बी में डाल दी। तो यहां 80 में से 25%, तो 80 का 25% कितना होता था? 80 का 25% हुआ था 20। तो 20 उधर डाल दी। तो 60 में से 20 इधर डाल दी थी, तो ये 120 हो गई। तो इधर कितनी बची? अब सिर्फ 60 बची थी ना, ठीक है। और यहाँ 120 हो गई। और ये बोल रहा है कि फिर बी से 25% पुस्तकें ए में डाल दी। तो अब बी में कितनी हो चुकी है? 120। तो इस 120 का 25% इधर डाल दिया। तो अब तो इधर 60 बची ना सिर्फ। तो 120 का 1/4, मतलब 25% निकाला तो कितना आया? 30। तो इस 120 में से 30 इधर डाल दी। तो इधर तो सिर्फ 60 बची थी ना, 30 और डाल दी। तो कितनी हो गई? ए में 90 किताबें हो गई। और इधर कितनी बची? तो देखो 120 का हमने कितना इधर डाल दिया? 30 इधर डाल दी। तो इधर कितनी बची? इधर भी 90 बची, ठीक है। मतलब ए अब जो बी में कितनी बची? तो 90 बची। ए में कितनी बची? तो 90 बची। ये समझ में आया होगा। बराबर % लिया, बराबर % दिया, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ए में पुस्तकों की कुल संख्या का कितना % है? पुस्तकों की कुल संख्या का कितना % इस ए में है? तो पहले पुस्तक कितनी थी पहले ये बताओ। तो 80 पुस्तकें ए में थी, बी में थी 100 पुस्तकें। या फिर ऐसे देखो कि 90 और 90 कितनी है? 180 पुस्तकें हैं। तो 180 में से ए में है 90 बुकें। तो ये कितना % है? बस ये बोल रहा है।
तो ये 90 जो है वो 180 का आधा है ना, तो सिंपली 50% आंसर होगा। आप बिना देखे ही बता सकते थे, पर ना काट दो इसको, 90 एकम 90, 90 दूना 180, 2 से 100 काटोगे तो 50 ही आएगा। ठीक है, तो 50% होगा आपका आंसर यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। 140 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे। एक व्यक्ति ने ब्रांड ए की 4 कमीजों और ब्रांड बी की कुछ कमीजों को ऑर्डर दिया। ब्रांड ए की एक कमीज का मूल्य ब्रांड बी की एक कमीज का दुगना था। माल आने पर पता चला कि दोनों ब्रांडों की संख्या आपस में बदल दी गई, इससे बिल 40% बढ़ गया। तो मूल ऑर्डर में ब्रांड ए की कमीज के साथ अनुपात था। मूल ऑर्डर में ब्रांड ए की कमीजों के साथ क्या अनुपात था? बी का। ठीक है, ये बी का हाँ ए के साथ अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। देखिए 2 तरीके क्या कहते हैं इसके, कि पहला तरीका तो ये है कि आप इसको देखिए कन्वेंशनली कर सकते हैं। एक जो बुक में दिया होता है, और बुक्स के अलावा भी आपका एक अच्छा तरीका होता है। मैं 2 तरीके बताऊंगा आपको इन क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, तो देखो 2 तरीके समझना, और दोनों अच्छे तरीके हैं, शॉर्टकट मेथड है। जो बुक में दिया है मैं वो नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये हो गया कि मान लो एक तो ए ब्रांड है, एक बी ब्रांड है। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने ब्रांड ए की 4 कमीजों को, है ना, तो ब्रांड ए की कितनी कमीजें हैं? 4 कमीजें हैं। ठीक है, इसकी 4 कमीजें हैं, और ब्रांड बी की कुछ कमीजें हैं। तो मान लो ए की 4 कमीजें हैं और बी की नहीं पता, तो मान लिया X कमीज है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि ब्रांड का ऑर्डर दिया, इसने ऑर्डर दिया 4 कमीजों का, ये कमीज है ना, और ब्रांड ए की एक कमीज का मूल्य, मतलब ब्रांड ए की जो एक कमीज का मूल्य है वो बी की एक कमीज का दुगना है। बी की कमीज का दुगना है, मतलब बी कमीज अगर एक कमीज 1 रुपए में आती है तो ये 2 रुपए में आती है। ठीक है, बस ये सिंपल सा हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। ओके, अब देखना यहाँ पे इसको कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पे समझना हमें क्या करना है, सिंपली इनका मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है बस। देखिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 2 चौक कितना होगा? 8। देखिए ना यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई जब 4 में करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा? देखिए रुको, पहले तो आप ऐसे समझिए इसको, पहले पूरा पढ़ते हैं फिर समझाता हूं मैं आपको। जब माल आने पर पता चला कि दोनों ब्रांडों की संख्या आपस में बदल दी गई है, दोनों ब्रांडों की संख्या आपस में बदल दी गई, इसका मतलब ये है कि जब माल आया तो इनकी संख्या आपस में बदल गई, मतलब 4 कमीज आ गए 1 रुपए वाले और X कमीज आ गए 2 रुपए वाले। ठीक है, आपस में इनका जो प्राइस है वो जो डिफरेंस आ गया इन दोनों में, है ना, कितने का। तो देखो यहाँ पर 4 में 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो 4 एकम 4। ठीक है, और 2 में X का मल्टीप्लाई हुआ तो 2 एकम 2X। ठीक है, मतलब 4 + 2X कमीज आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये कोई वैल्यूज मान लो कि मान लो ये पहली बार मंगाया था तो वो वाला है। ठीक है, ये जो है वो W's है। ठीक है, कोई भी नंबर मान लो आप। और दूसरी बार क्या हुआ कि इन संख्याओं में अदला बदली हो गई, मतलब ये है कि एक तो वो तरीका है कि जब अदला बदली हो गई। ठीक है, और दूसरा तरीका यह है कि आप सिंपली इनको लिख दो कि 4 दूना 8 + X बन जाए X, तो 4 दूना 8 + X। ये सेकंड वाला केस है कि सिंपल जब नहीं बदलती तो क्या होता, मतलब एक ओरिजिनल है। ये जो है वो प्राइस बदलने के बाद है, ये बदला हुआ मूल्य है। जब मान लो उनका मूल्य आपस में क्वांटिटी बदल गई उनकी तब का। और एक है जब नहीं बदलता, तो अगर मान लो इनका प्राइस नहीं बदलता तो क्या होता, तो बस 4 कमीज मिलती उसको 2 रुपए के हिसाब से, तो 4 दूना 8 रुपए की, और X कमीज मिलती उसको 1 रुपए की, तो X बन जाए X रुपए की। ठीक है, ये प्राइस होता। मतलब जब माल बदल गया, देखो ये नहीं बदलता तो इतने में मिलती, और अगर बदल गया तो भाव कितना बढ़ गया उसका? 40% का अतिरिक्त व्यय आ गया उस पर। ठीक है, इससे बिल कितना 40% बढ़ गया ना। मतलब ये है कि ये अगर 100% है तो ये माल बदलने से ये 140% हो गया ना, सिंपल है। तो बस आपको क्या करना है कि आपको ऊपर नीचे इन वैल्यूज को रख लो रेशो में, 4 + 2X / 8 + X। ठीक है, और ये जो है ये 140% हो गया है क्योंकि भाव बढ़ गया है 40%, और ये है सिर्फ 100%। ठीक है, इनको सोल्व करेंगे तो 20 × 7 = 140, 20 × 5 = 100, 7/5। बस इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 चौक 20 + 5 दूना 10X + 7 × 8 = 56 + 7X।
इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3x बराबर, ये हो गया इधर 36, 56 में से 20 गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 12। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि हमें इनका एक रेशियो निकालना है। तो देखो ब्रांड ए में 4 कमीज थे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ब्रांड ए में 4 कमीज थे, तो ब्रांड बी में हमने x माने थे ना, कितने आ गए यहाँ पे 12 आ गए। तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, मतलब उन दोनों ब्रांड के कमीजों में अनुपात पूछा था तो 1:3 हो गया आपका आंसर। एक तो ये तरीका हो गया जो कि काफ़ी अच्छा तरीका है और सरल भी है। और अच्छा तरीका बताता हूँ मैं आपको इसका किस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि 2 प्रकार के कमीज है, एक ए है एक बी है। ठीक है, मान लो पहले प्रकार के कमीजों की संख्या मुझे नहीं पता, पहले वाले जो 4 कमीज दिए उसको आप उसको x मान लो कि पहले वाले कमीजों का मूल्य मैंने x मान लिया, दूसरे कमीजों का मूल्य तो ऑलरेडी पता ही नहीं है, हमें एक y मान लिया। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा तरीका है। इसकी तुलना में ये वाला बेस्ट है, मतलब इससे ये काफ़ी समय बचाएगा, है तो थोड़ा सा वो भी बड़ा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस को आप बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में भी नहीं कर पाएंगे, मैं जो बताऊंगा उससे शॉर्टकट में तो नहीं होगा, यहाँ समझना। और ये जो बोल रहा है कि जो ए प्रकार के जो कमीज है उनका बी से डबल मूल्य है, मतलब ये अगर 1 रुपये का है तो ये 2 रुपये का है। देखो ये तो यहाँ पे भी केस है ना, सेम केस ये वाला। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है कि मान लो ये 2x और ये y बन जा y, ये ओरिजिनल प्राइस जब भाव नहीं बदलता, ये नहीं बदलता तो है ना, आपस में अदला बदली नहीं होती। और एक केस क्या है कि जब ये वापस में बदल गए, मतलब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई, है ना, तो ये x बन जाए x प्लस 2y, ये हो गया यहाँ पे, ये भाव बदल गया इनका तब। ठीक है, तो भी आपका वही सवाल हो गया है। देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, मतलब ये जो है वो 140% की वैल्यू है, क्योंकि ये 40% बढ़ा हुआ मूल्य है ना। तो 2x प्लस y 140% की वैल्यू है, और बराबर कितना दिया है x प्लस 2y। ठीक है, तो ये 7 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई, 7 दूना 14x प्लस 7 कम 7y बराबर 5x प्लस 10y। ठीक है, तो देखिए ये इधर आएगा तो ये बचेगा 9x, और ये 7y उधर जाएगा तो बचेगा 3y। तो x है, ये y आ गया बटे में उधर कितना है 3 है, बटे में चला गया 9, 3 बटा 9, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। x प्रकार के कमीजों का मूल्य आ गया 1, y प्रकार के कमीजों का कमीज का जो अनुपात आ गया वो 3, तो 1:3 या 1/3 ये हो गया आपका आंसर सीधा। यहाँ पे हमने x की वैल्यू नहीं निकाली और इतना नहीं करा। ठीक है, तो आई थिंक ये तरीका ही बेस्ट है इसको करने का। और इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो एसएससी मेंस में आते हैं सिर्फ, बस एसएससी प्री में इनके आने की जो है वो चांसेस वो कम होते हैं, क्योंकि थोड़ा काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा समझने वाला है, इसको कह सकते हैं हम कि ये हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और हाँ इस तरीके का ये क्वेश्चंस जो है वो बुक का तरीका फॉलो मत करना इसमें। ठीक है, बुक में समझ में नहीं आएगा आपको क्या दिया है। तो काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं आई थिंक हम आज इस वीडियो में, काफ़ी बड़ी हो चुकी है वीडियो। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, आगे के जो वीडियोस है उनमें हम आगे से क्वेश्चंस करेंगे। तो थैंक यू, और हाँ ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें यार, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कर दें। ठीक है, व्हाट्सएप पर आप किसी भी ग्रुप में कभी भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, हाइक पर, जिस पे आपको समझ में आए। और आपको अगर पसंद आई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी, ये जो क्वेश्चंस है ये जितने भी, इनको तरीका कैसा लगा, ये तरीका कैसा है, अच्छा है या नहीं है, आप सब कुछ बताएं हमें। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।